हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? तो पिछली बार हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, तो आज हमने स्टैटिस्टिक्स भी शुरू किया। तो ये है आपका लेक्चर नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज से हम स्टैटिस्टिक्स के लिए भी वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स के 10 मार्क्स भी आपको हम पढ़ाएंगे, तो मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको घबराने की वाली बात नहीं है। सबसे पहले जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता है फिर लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का लेक्चर नंबर 1 में हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा पहले डेफिनेशन बता लेते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स की। डेफिनेशन जो मोस्ट इसमें जो मानी जाती है डेफिनेशन, वो क्रॉक्सटन एंड काउडन ने दी थी। उसने बोला था इट मे बी डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। देखिए ये सीक्वेंस में होता है। सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं डेटा को, ठीक है। अब कलेक्ट कैसे करना है उसके लिए हमें मेथड्स है, वो हमें आगे पढ़ने हैं। उसके बाद उस कलेक्शन जब हमने डेटा का किया, उसको हमें प्रेजेंटेशन भी करना है, उसको हमें किसी तरह प्रेजेंट करना है, वो भी हमको देखना है। टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा वो वही है। उसके बाद इसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद इसको एनालाइज करना है। तो डेटा को जब हम एनालाइज करेंगे उसके बाद क्या करना है, इंटरप्रिटेशन करनी है। दैट मींस आप क्या करोगे, आप वेरिएंस निकालोगे, जो बाकी बाकी चीजें हैं। तो यहां पे हम क्या काम करते हैं, पहले कलेक्शन कर लेते हैं, फिर प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। कोई भी डेटा हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा सेंसस आते हैं जो पॉपुलेशन के लिए आता था, 2001 में पिछली बार हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया काम, उन्होंने हर इलाके में वो गए, हर लोकेलिटी में गए, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया। फिर उन्होंने उनका डेटा कलेक्ट करना वो पहला स्टेप था। उसके बाद उन्होंने अपनी डेटा फाइल में उसको प्रेजेंट किया होगा, उस डेटा को उसके बाद एनालाइज किया होगा, तब जाके जो आप देखते हो वो फीमेल रेशियो, वो लिटरेसी रेशियो, वो कैसे सारा चीज निकलता है, वो इसी से वो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ, जब आप इंटरप्रेट करते हो डेटा को, वो सारी चीजें तब बाद में निकलती है। एवरेज मिसाल के तौर पर हम मान लेते हैं मोड, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशंस, तो ये सब चीजें बाद की है। तो ये आगे चलते हैं हम। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स जो हमारे पास है ये क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका डेटा होता है ना, उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर अगर कोई डेटा होगा उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास लेट अस सपोज मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं कि हाइट, लेट अस सपोज, या हाइट छोड़िए, लेट अस सपोज हम टेस्ट की बात करते हैं। लेट सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, या गुड डे एक बिस्किट है, हम सर्वे करेंगे लोगों से, उसके जो कंज्यूमर्स है उस उनसे उनसे पूछेंगे टेस्ट, वो या तो बोलेंगे वेरी गुड, या तो बोलेंगे बेटर, यानी ग्रेड्स देंगे, या तो बोलेंगे बैड, या बोलेंगे वेरी बैड, ठीक है, या बोलेंगे वर्स्ट। तो आप जब स्टैटिस्टिक्स में इस डेटा को लाओगे, आप ऐसे इसको कुछ नहीं कर सकते हो। क्वालिटेटिव डेटा को कुछ नहीं कर सकता है हम क्वालिटेटिव डेटा को कुछ नहीं कर सकते स्टैटिस्टिक्स में। हम क्या करते हैं, इनको ग्रेड्स देते हैं, इसको नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 इसको रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 कर रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। तो यही बोलता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिवली इसको एक्सप्रेस किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विद डेफिनेट पर्पस। और दूसरा चीज कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है, यानी डेटा जो होता है हमारे पास, हम इसको किसी खास मकसद के लिए जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो स्टैटिस्टिक्स होता है, इसके लिए जो डेटा होता है, आप समझिए कि ये हमारे लिए एक रॉ मटेरियल होता है। और हमेशा बात याद रखनी है, जब भी आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा हमेशा कोहेरेंट होना चाहिए, यानी रिलेवेंट डेटा होना चाहिए। इट शुड बी रिलेटेड टू योर थीम। इसीलिए मैंने लिखा, यहां पे पढ़ लेते हैं इसको। इनफैक्ट मोर कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड एंड अनरिलेटेड न्यूमेरिकल एविडेंसेस और नॉट अ स्टैटिस्टिकल डेटा। इसका मतलब जो अलग है कुछ, मतलब जो अलग अलग डेटा, आप इनमें कोहेरेंस नहीं है, कुछ रिलेवेंस नहीं है, जो जिनमें रिलेवेंस नहीं, इररिलेवेंट डेटा है, तो वो आपका स्टैटिस्टिकल डेटा
नहीं बनाएगा। क्लियर? तो जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, but a collection of coherent or related items or events with their relevant relationship with each other are statistical data। तो बस ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में। अब देखिए, अब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में क्या है, अब हमारे पास डेटा के टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स। जैसे एक डेटा है हमारे पास क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जो हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने क्या काम की, मैंने हाइट मेजर की। ओके, लेट सपोज अगर हम हाइट मेजर करेंगे 156 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, तो ये किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो डेटा है इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। और ये जरूरी है, आपका जो प्रॉब्लम होगी, जो भी प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, वो तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक आपके पास न्यूमेरिकल डेटा नहीं होगा। दूसरा होता है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जिसको आप नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर हम सर्वे करेंगे, हम ब्लड ग्रुप्स चेक करेंगे, लेट सपोज एक लोकेलिटी का, लेट सपोज हमारे पास लोकेलिटी है श्रीनगर, हम पूरे श्रीनगर में ब्लड ग्रुप्स चेक करेंगे, तो कोई बोलेगा ए, कोई बोलेगा ए बी, कोई बोलेगा बी, कोई बोलेगा ओ। तो क्या यहाँ पे नंबर्स है? नहीं, नंबर्स नहीं है, तो इसको बोलेंगे क्वालिटेटिव डेटा। और याद रखना चाहिए, हम इस क्वालिटेटिव डेटा को स्टैटिस्टिक्स में प्रोसेस नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए मैंने लिखा विदाउट दिस क्वांटिटेटिव डेटा कैन नॉट बी कलेक्टेड। जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है वो क्वालिटेटिव डेटा से ही निकलता है। अब इसके बाद दूसरा डेटा कौन सा होता है, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस डेटा। कॉन्टिन्यूअस डेटा वो डेटा होता है जिसमें कोई ब्रेक नहीं होती है, इंटरवल्स के दरमियान कोई भी ब्रेक नहीं होती है। और दूसरा चीज, अगर कंटिन्यू डेटा नहीं होगा हमारा, तो उसका सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं होता। ये तो सिंपल सी चीज है। डिस्क्रीट डेटा वो डेटा होता है जिसमें इंटरवल्स में ब्रेक होती है। अब बात करते हैं जो हमारे पास एक्चुअली जो टॉपिक है, जो जेकेएसएसबी ने पहला टॉपिक दिया है, वो है प्राइमरी डेटा। अब बेटा, प्राइमरी डेटा कौन सा डेटा होता है? ठीक है, तो हमारे पास प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो आप खुद कलेक्ट करोगे। ठीक है, जो आप खुद कलेक्ट करोगे, तो मैं कह सकता हूं प्राइमरी डेटा आर द इंफॉर्मेशन, आर द डेटा that is collected from the first time from a forest from a survey। let us suppose survey, let's suppose आपने क्या किया, हमने पॉपुलेशन सर्वे की कौन से जिसको बोलते हैं सेंसस। ठीक है, तो आप वो क्या करते हैं, वो हर किसी घर में खुद जाते हैं, पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं विदाउट एनी, वो इनडायरेक्टली किसी से नहीं मांगते हैं डेटा, ये वो खुद जाते हैं, वहां से लाते हैं जहां से वो बिलोंग करता है। तो उस डेटा को बोलते हैं प्राइमरी डेटा। तो आप पढ़ सकते हैं प्राइमरी डेटा क्या लिखा है, द डेटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स थ्रू मेजरमेंट्स। ठीक है, तो इसको हम मेजरमेंट से लेते हैं, recording or counting during the course of investigation by investigator himself for his personal problem। अगर कोई भी कंपनी उसको किसी अपने मफाद के लिए डेटा जरूरत होगा, वो क्या काम करेगा, जहां भी उसको वो डेटा मिलेगा वो खुद जाकर वो कलेक्ट करेगा, वहां से इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, और हमेशा ये जो प्राइमरी डेटा होता है ये रियलाइबल होता है। क्यों? क्योंकि ये हमने ओरिजिनल जहां से डेटा असल में है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदा है, हम उससे फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछेंगे, अगर हमने उसी से पूछा, उसी लेट सपोज मैं बात करता हूं, ए मेंबर है यहाँ पे और बी, ए हमको ए के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, बी के बारे में नहीं, लेकिन बी इसका कजन है लेट सपोज, अगर मैंने ए से डायरेक्ट उसकी इंफॉर्मेशन मांगी तो उसको बोलेंगे प्राइमरी डेटा। अगर मैंने उस बी से ए की इंफॉर्मेशन मांगी, ठीक है, लेट सपोज बी ने ए की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्ट की थी, फिर मैं ए के पास नहीं गया, मैंने बी से कलेक्ट की, ठीक है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। इसीलिए जो प्राइमरी डेटा होता है ये रियलेबल होता है, हम इस पर रियलेबल कर सकते हैं, क्योंकि क्या भरोसा है, जो बी है, बी आदमी, ये जो मुझे डेटा देगा, हो सकता है उसमें कुछ बायसिंग भी होगी, उसमें कुछ चोरी भी हो सकती है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो डेटा फॉल्स भी हो सकता है, हम उसकी रिसर्च है उस पर भरोसा कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, सेकेंडरी डेटा को भी पढ़ लेते हैं। डेटा विच आर नॉट ओरिजिनली कलेक्टेड रादर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज, यानी जिन्होंने ऑलरेडी वो कलेक्ट किया है डेटा,
हम वहीं से उस डेटा को चुरा लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने पब्लिश किया डेटा, हम उसी पब्लिश डेटा को वापस, जैसे मिसाल के तौर में आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, जैसे सभी अभी जेकेएसबी के लिए बुक्स बना रहे हैं, उसमें उनको सेंसस लिखना है, पॉपुलेशन कितना है, वो रेशियो वैशो कितना, लिटरेसी कहाँ है, जे जुम्मन कश्मीर में कितना है। तो क्या करेंगे बुक्स, वो लेटर सपोज अरिहंत की पब्लिकेशन से वो कॉपी करेंगे, तो उनका वो कॉपी करना क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा उनके लिए वो बन गया, ठीक है। लेकिन वही डेटा अगर अरिहंत वाले, अगर उनने खुद वो चेक किया होगा, वो तो खुद, वो भी खुद कहां चेक करेंगे, वो जिन्होंने किया होगा, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज है, उनके लिए वो क्या डेटा है, प्राइमरी। इसका मतलब प्राइमरी डेटा कुछ लोगों के लिए प्राइमरी होता है और वही डेटा कुछ लोगों के लिए सेकेंडरी भी होता है। ये बात भी आपको जहन में रखनी है। चलिए आगे, इसीलिए मैंने बोला यहां पे डेटा विच इज प्राइमरी इन वन हैंड मे बी सेकेंडरी फॉर अदर्स। एग्जाम्पल क्या है, मिसाल के तौर पर अगर लेट अस सपोज गवर्नमेंट की एजेंसी जो भी सेंसस को कलेक्ट करती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, उनके लिए वो इंफॉर्मेशन प्राइमरी है, मगर अगर वही इंफॉर्मेशन यूज करेगा अरिहंत पब्लिकेशन अपनी बुक में, वो इंफॉर्मेशन बन जाएगी सेकेंडरी, ठीक है। तो डेटा जो एक एक के पास प्राइमरी माना जाएगा, लेकिन दूसरे के पास वो क्या माना जाएगा, सेकेंडरी। अब कुछ डेटा होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है, इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्वांटिटेटिव डेटा, मैंने लिखा है डेफिनेशन यहाँ पे, जो इसको नंबर्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जिनको हम नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैंने मेजरमेंट स्केल्स, कुछ और भी डेटा होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक डेटा होता है हमारे पास, नॉमिनल स्केल उसको बोला जाता है, ठीक है। तो नॉमिनल स्केल क्या होता है, ये एक मेजरमेंट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको पूछा गया व्हाट इज योर जेंडर, तो हम क्या क्वेश्चन आंसर देंगे, या तो मेल देंगे या तो फीमेल देंगे, ठीक है। तो ये जो जेंडर यहां पर है, इसको बोलेंगे नॉमिनल वेरिएबल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नॉमिनल वेरिएबल। यहां पे एक और चीज होता है, देखिए नॉमिनल स्केल्स क्या होता है, नॉमिनल स्केल्स एक और चीज यहां पे आप दिमाग में रखिए। नॉमिनल स्केल्स आप तब बोलोगे, आपका डेटा जो है वो नॉमिनल स्केल बन जाएगा, जब आप उनको ऑर्डर में नहीं रख पाओगे। जैसे यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग इन द कैटेगरीज इररिलेवेंट हियर। जैसे अगर आप लेट सपोज मानोगे, फीमेल को अगर हमने, मेल को यहाँ पे 1 रखा, मेल को 1 रखा, फीमेल को हमने बेटा 2 रखा, क्या हम किसी अंदाज से कह सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन 2, या पहले मेल 2 इज ग्रेटर देन 1? नहीं। यहाँ पे ऑर्डर में रखना, इन एलिमेंट्स को ऑर्डर, इन मेल, इस डेटा को ऑर्डर में रखना इररिलेवेंट है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अगर ऐसा डेटा है आपके पास, तो उसको बोलेंगे नॉमिनल स्केल, जहां पे ऑर्डर इररिलेवेंट होता है, ठीक है। तो यही यहां पे है, एनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैरीड आउट विद द ऑर्डरिंग और विद अर्थमेटिक ऑपरेशंस इज मीनिंगलेस। यानी अगर आप कोई ऑर्डर, किसी ऑर्डर में रखना चाहोगे इस डेटा को, तो वो मीनिंगलेस, उसका कोई मतलब नहीं बन जाएगा। In comparison to this nominal scale, we have ordinal scale. Ordinal scale ऐसा डेटा होता है जिनमें आपस में कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है, वो शेयर करते हैं कोई ना कोई प्रॉपर्टी, जैसे कि मिसाल के तौर पर। और यहां पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इन कंपैरिजन टू द नॉमिनल स्केल, जो ऑर्डिनल स्केल होता है, इसमें ऑर्डर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर लेट सपोज आपको पूछा जाए, लेट सपोज आपका ट्रिप था विदन थंगल, ठीक है, आप बताओगे, आंसर बताओ आपको कैसा लगा। आप, कोई बोलेगा वेरी हैप्पी, कोई बोलेगा अनहैप्पी, कोई बोलेगा ओके, कोई बोलेगा हैप्पी, कोई बोलेगा वेरी हैप्पी। इसका मतलब क्या हम इनको ऑर्डर में रख सकते हैं? हाँ, क्यों? जो हम बोलेंगे नंबर 5 इज बेटर देन 4, एंड 4 इज बेटर देन 3, 3 इज बेटर देन 2, 2 इज बेटर देन 1। लेकिन अगर आप ऊपर देखते हैं, वहां से हमने बोला था फीमेल एंड मेल, जब जेंडर लिखा था, क्या हम बोल सकते थे मेल बेटर है फीमेल से, फीमेल बेटर है मेल से? वहां पर ये रिलेशंस मीनिंगलेस होती है। लेकिन जो ऑर्डिनल स्केल होता है, ठीक है, ऑर्डिनल स्केल्स में ये रिलेशंस जो होती है, ये जो आपके पास प्रॉपर्टीज होती है, आपस में एलिमेंट्स शेयर करते हैं प्रॉपर्टीज, रेलेवेंस होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास क्या है, डेटा के टाइप्स। मैंने पहले ही बोला प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसको हम पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे खुद एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, ऑब्जर्वेशंस के जरिए या सर्वेज के जरिए आप उसको कलेक्ट करोगे, तो वो जो आपकी डेटा बनेगा वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा आपका प्राइमरी डेटा। अब आपके पास प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज आपको क्या होता है, आप
सर्वे भी कर सकते हो। प्राइमरी डेटा को हासिल करने के लिए हम सर्वे करते हैं, या तो एक्सपेरिमेंट करते हैं या तो ऑब्जर्वेशन करते हैं। सर्वे क्या होता है, हम खुद, लेट सपोज अगर हम इन्वेस्टिगेटर है या कोई एजेंसी है, वो खुद जाके जहां से उसको डेटा मिलेगा, ठीक है, यानी जिस बंदे से इंफॉर्मेशन हम लेते हैं उसको बोलते हैं रेस्पोंडेंट। जिस बंदे से हमने डेटा कलेक्ट करना है उसको बोलते हैं रेस्पोंडेंट। तो सर्वे में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर खुद जाके रेस्पोंडेंट्स को मिलता है और वो डेटा कलेक्ट करता है। एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, वो वेरियस एक्सपेरिमेंट्स करता है, ठीक है, और वहां से वो क्या करता है, वहां से वो इसको क्या ना, एक्सपेरिमेंटल डेटा जो हम लेबोरेटरी में करते हैं, फील्ड में करते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट्स के जरिए उसको जो डेटा मिलता है उस ये एक्सपेरिमेंटल डेटा कहलाता है। फिर होता है ऑब्जर्वेशनल डेटा। ऑब्जर्वेशनल डेटा होता है जैसे डॉक्टर होगा कोई, ठीक है, वो किसी, जैसे साइकोलॉजिस्ट होता है, वो किसी बंदे को ऑब्जर्व करता है कि इसके बिहेवियर कैसा होता है, जो डेटा कलेक्ट करेगा उसको बोलेंगे हम ऑब्जर्वेशनल डेटा। अब हमारे पास जो असल में मेथड्स है डायरेक्ट प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, वो हमारे पास कुछ इस तरह है। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड, उसके बाद है इनडायरेक्ट मेथड। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल थ्योरी टॉपिक है, बिल्कुल आसान है। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, क्वेश्चनरी मेथड, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड एंड इन्यूमरेशन मेथड, ठीक है। तो चलिए आगे, हम सबसे पहला मेथड जो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम चार तरीकों से कर सकते हैं। उसमें जो पहला तरीका है, आप यहां पे देख सकते हैं, पर्सनल कांटेक्ट मेथड। यानी जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है वो रेस्पोंडेंट को, रेस्पोंडेंट जब भी मैं कहूंगा इसका मतलब होता है वो बंदा जिससे हमको वो इंफॉर्मेशन लेनी है। अब इसमें क्या करता है इन्वेस्टिगेटर, उस रेस्पोंडेंट के पास जाता है, खुद खुद जाता है फील्ड में, उससे पर्सनली इंटरव्यू करता है, कुछ पूछता है, चाहे वो डायरेक्टली करेगा उसको या तो फोन के जरिए या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, ठीक है। तो ये जो बेटा ये पर्सनल कांटेक्ट मेथड है, ये तब हम करते हैं जब आपके पास इन्वेस्टिगेशन छोटे पैमाने पे करना होगा, लेकिन और इसमें एक्यूरेसी ज्यादा जरूरत है, ठीक ठीक है। जहां पे नीड होती है, आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, डेटा की एक्यूरेसी ज्यादा रखनी है, वहां पे आप पर्सनल कांटेक्ट मेथड करोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो फॉल्स इंफॉर्मेशन के चांसेस है वो बहुत ही कम होंगे। अब देखते हैं इसके मेरिट क्या है। देखते हैं भाई इसके मेरिट मेरिट इसका सबसे पहला मेरिट जो मैंने अभी बोला कि ये एक्यूरेट डेटा देता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद जाके रेस्पोंडेंट से मिलता है, ठीक है। दूसरा चीज इसमें जो होता है, जो इंटरव्यूअर होता है वो खुद जाकर सिचुएशंस को खुद हैंडल करता है रेस्पोंडेंट्स के साथ, ठीक है। तो लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी है। इसकी लिमिटेशंस ये है कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, मोर एक्सपेंसिव। जाहिर सी बात है, जब इन्वेस्टिगेटर हर किसी के पास एक एक करके जाएगा उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर कितने लग जाएंगे उस काम में, फिर उसका कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा प्रोजेक्ट का, तो ये हमारे पास एक्सपेंसिव है। तो अच्छा, इन दिस टाइप ऑफ सर्वे देयर इज चांस फॉर पर्सनल बायस बाय द इन्वेस्टिगेटर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पर्सनल बायसिंग होती है। क्या मतलब, कभी कभार इन्वेस्टिगेटर क्या होता है काम, लेट सपोज अगर ये इन्वेस्टिगेटर, ये मान लेते हैं ये इन्वेस्टिगेटर है और यहाँ से ये रेस्पोंडेंट है। लेट सपोज कभी कभार इस रेस्पोंडेंट, ये अगर इस इन्वेस्टिगेटर का कोई कजन वजन होगा या कोई रिलेशन में होगा, लेट सपोज इसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, क्या आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, लेट सपोज। तो अगर इसके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा भी, इन्वेस्टिगेटर छुपाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पर्सनल बायस, क्योंकि ये इसको खुद जाके मिलता है, ठीक है। तो यहां पे पर्सनल बायसिंग होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, दूसरा जो डायरेक्ट मेथड में आता है उसको बोलते हैं टेलीफोन इंटरव्यू। जैसे खुद समझ आता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अब वहां नहीं जाता है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, आप कितनों के पास जाएगा, वो क्या काम करता है, टेलीफोन का यूज करता है, उससे वो कलेक्ट करता है सारा डेटा जो भी उसको क्वेश्चंस पूछने होते हैं उससे। अब तीसरा चीज होता है कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूइंग। इसमें भी टेलीफोन होता है, मगर इसमें इन्वेस्टिगेटर नहीं होता है वहां पे। जो क्वेश्चन करता है वो इन्वेस्टिगेटर नहीं, सॉरी, विद द वाइड स्प्रेड ऑफ यूज ऑफ
computers, telephone interviewing can be combined with the immediate entry of the response into a data file by means of terminals. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम काम जब भी हम अभी इससे पहले क्या था, टेलीफोन इंटरव्यूइंग, जो भी डेटा वहां से फिर मिलता था वो इन्वेस्टिगेटर खुद लिखता था फिर किसी कॉपी पे, लेकिन अब क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूइंग है, CATI। इसमें क्या होता है काम, जो भी वहां से डेटा कलेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो होंगे वो टर्मिनल्स में स्टोर होते हैं, वॉइस डेटा एंट्री यानी उनकी वॉइस स्टोर होती है, ठीक है, वहां से वो डेटा कलेक्ट किया जाता है, खुद ब खुद कंप्यूटर्स में वो फाइल डेटाबेस उनकी बन जाती है। उसके बाद एक कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटेड टेलीफोन सर्वे। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हमारे पास इंटरव्यूअर कोई भी नहीं होता है, इन्वेस्टिगेटर कोई भी नहीं होता है, इसमें एक कंप्यूटर कॉल करता है, जैसे हमारे पास जियो को हम जब कॉल करते हैं, एयरटेल को कॉल करते हैं, वही फिर क्वेश्चंस पूछता है, कंप्यूटर को कमांड्स ऐसे ही देकर होते हैं कि वो खुद ब खुद जो क्वेश्चंस उसको पूछने होते हैं वो खुद ब खुद कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। तो ये हमारे पास कौन से मेथड्स है, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड इसको क्यों बोला जाता है, इसको बेटा इसलिए डायरेक्ट मेथड बोला जाता है क्योंकि जो इसमें रेस्पोंडेंट होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है विद द इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग प्रोसेस। ओके, अब होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में जो रेस्पोंडेंट होता है वो इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं, कभी कभार आपके पास ऐसा बंदा होगा कोई, वो आपको आंसर नहीं देगा, वो आप जो आपको उससे कलेक्ट करना है डेटा, लेकिन वो आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं देगा, वो आपको बताएगा ही नहीं, वो डेटा इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है। जैसे मिसाल आप पूछोगे, लेट सपोज किसी का मैरिटल स्टेटस पूछोगे, ठीक है, लेट सपोज किसी का हो गया है इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्स हो गया है, ठीक है, आप उसको वो छुपाना चाहता है डाइवर्स, मेरा मतलब मेरी बेटी का डाइवर्स नहीं हुआ है, तो वो नहीं बोलेगा ये इंफॉर्मेशन, इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन वो ऐसे डायरेक्टली नहीं दे पाएगा। इसीलिए हम तब या कभी कभार आपको पूछना पड़ेगा कि आपको क्रिमिनल स्टेटस है, मतलब घर में कभी क्रिमिनल स्टेटस मत कुछ कभी हुआ है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन आपका रेस्पोंडेंट सीधे नहीं दे पाएगा, वो छुपाता है वो, ठीक है। या उसकी इकोनॉमिक स्टेटस, लेट्स सपोज उससे पूछेंगे कि आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, वो अगर लेट सपोज पूछा जाएगा वो बोलेगा मेरी इकोनॉमी लो है, लेकिन हो सकता है उसकी इकोनॉमी हाई भी हो। तो ये चीजें जो होते हैं रेस्पोंडेंट से छुपाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी का यूज करते हैं और उसी का नाम है इनडायरेक्ट मेथड। हम इनडायरेक्टली किसी दूसरे पर्सन से, जो बंदा होगा दूसरा, कोई थर्ड पार्टी होगी, हम उसके हेल्प से ये डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अब आते हैं क्वेश्चनरी मेथड। क्वेश्चनरी मेथड में हम क्या करते हैं, हम सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं। एक्चुअली क्वेश्चनरी होता है, इट कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस। जो भी आपको डेटा कलेक्ट करना होगा, जिस भी थीम के बारे में, लेट सपोज आपको कलेक्ट करना है डेटा, लेट सपोज क्या आप लेट सपोज तेल कौन सा खाते हैं, ठीक है, पी मार्क खाते हैं, वी मार्क खाते हैं, या जो भी है डालडा वालडा, इसके बारे में आपको रिसर्च करनी है कि कौन ज्यादा कंज्यूम कौन सा तेल होता है। तो उसके लिए आप वैसा ही आप सीरीज ऑफ क्वेश्चंस बनाओगे जो लॉजिकल ऑर्डर में होंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चनरी बनाना है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और चैलेंजिंग जॉब भी है, और इसके लिए स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है जो इसको बनाए। अब इसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस है जो हमें पढ़ने की जरूरत है। क्या है सबसे पहला चीज, द वर्डिंग मस्ट बी क्लियर एंड रिलेवेंट टू द स्टडी। ऐसा ना हो कि वर्डिंग ही कुछ उसको समझ नहीं आए तो रेस्पोंडेंट वो लिख ना पाए। एबिलिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट टू आंसर द क्वेश्चन शुड बी टू बी कंसिडर्ड। आपको इतना ऐसे आपको फ्रेम करना है आपका क्वेश्चनरी की, ताकि जो भी आपका रेस्पोंडेंट है वो आराम से इन क्वेश्चंस का आंसर लिखे। अवॉइड जार्गन्स। जार्गन्स होते हैं टेक्निकल टर्म्स, अगर कहीं पे टेक्निकल टर्म्स है आप वो यूज नहीं करोगे क्वेश्चनरी में, ताकि जो रेस्पोंडेंट है उसको खुद समझ आएगा, ठीक है। आपको टेक्निकल टर्म्स, नॉन टेक्निकल टर्म्स यूज करनी है, जो कॉमन टर्म्स है। और जरूरी है कि क्वेश्चनरी जो है वो आपको लेंथी नहीं बनाना है, ठीक है, और आपको खाली नेसेसरी क्वेश्चंस ही पूछने हैं उसको। फिर क्वेश्चंस को आपको लॉजिकल ऑर्डर में पूछना है, ठीक है। दूसरा चीज, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है जिससे रेस्पोंडेंट की फीलिंग को हर्ट हो। और तीसरा चीज, कैलकुलेशंस उसको नहीं रखनी है उसमें, ठीक है, क्योंकि वो अगर उसमें कैलकुलेशन रखी तो वो अवॉइड कर देगा क्वेश्चनरी को फिल करना। अब उसके बाद तीसरा एक और चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें एक लेटर रखनी है साथ। जब भी आप क्वेश्चनरी किसी को भेजोगे उसके साथ एक लेटर, कवरिंग लेटर भेजनी है साथ में, और उसमें ये रखना है, बताना है कि भाई जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे ये कॉन्फिडेंशियल रहेगी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
फिर क्या हम काम करते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चनरी बनता है, पहले जब हम बनाते हैं इसको पहले रिसर्च किया जाता है, क्या यहाँ पे एडिट करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, तो इस फेज में एडिट वेडिट किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, जब भी क्वेश्चनरी बनाते हैं फिर उसको प्री टेस्ट किया जाता है। मतलब प्री टेस्ट में बहुत सारे लेट सपोज इन्वेस्टिगेटर्स को लाया जाता है जो इस फील्ड में होते हैं, स्पेशल होते हैं, ठीक है, तो सर्कुलेट किया जाता है। जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटर्स उनको बोलते हैं, उनसे सजेशंस मांगी जाती है ताकि इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत तो नहीं है। अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो उसके बाद क्या करते हैं हम, या अगर उन्हें सजेशंस भी दी, वो सजेशंस इसमें डाल लेते हैं और फाइनल जो क्वेश्चनरी का फॉर्म है वो रेडी रखते हैं ताकि डेटा को कलेक्ट किया जाए। अब ये जो क्वेश्चनरी मेथड है इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि ये हमको क्या कर देता है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया कवर कर सकता है और इसमें लेबर कम लगती है। लेकिन इसके भी बहुत सारे लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहला लिमिटेशन, दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर लिटरेट पीपल। अब जो बंदा है जिसको लिखना नहीं आता है वो कैसे आपका क्वेश्चनरी फिल करेगा, ठीक है। और दूसरा चीज, जो भी आप क्वेश्चनरीज भेजोगे हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चनरीज आपको वापस नहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। और तीसरा चीज, अगर आपने क्वेश्चनरी में पूछा था लेट अस सपोज व्हाट इज योर नेम, ठीक है, नेम लेट सपोज, वो नेम ही नहीं लिखेगा, या नेम अगर लिखेगा भी गलत लिखेगा, ठीक है। किसी जो भी क्वेश्चन आप पूछोगे वो उसके बदले कुछ और आंसर देगा, ठीक है। तो इसीलिए सम ऑफ द फाइल्ड क्वेश्चनरीज मे नॉट बी कंप्लीट, हो सकता है वो बहुत सारे चीज ऐसे ब्लैंक छोड़ देगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है क्वेश्चनरी की। और सक्सेस जो इस मेथड की है वो डिपेंड करेगा आपने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं और जो आपका रेस्पोंडेंट है वो कैसा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो रेस्पोंडेंट को ही लिखना है सवाल, क्वेश्चनरीज, ठीक है। अब है एक चीज दूसरा, इसको बोलते हैं शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल हमारे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो किसी टॉपिक पे बनाए जाते हैं, इन्वेस्टिगेटर बनाता है। जैसे मिसाल के तौर पर पॉपुलेशन सेंसस जो होता है और पर्सनल इंटरव्यू मेथड जो होता है, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं शेड्यूल्स के, ठीक है। अब एक और मेथड होता है उसको बोलते हैं लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड। देखिए ये क्या होता है, जैसे ये न्यूज़पेपर वाले होते हैं, जो न्यूज़पेपर पब्लिशर्स होते हैं, ये अपॉइंट करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट, ये हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट है, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट। वो क्या काम करते हैं, वो अपने अपने एरिया में ही रहते हैं, वो कॉरेस्पॉन्डेंट अपनी ही कॉरेस्पॉन्डेंस में रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड। अपने अपने कॉरेस्पॉन्डेंस में ही रहते हैं वो, अपने जो बिहाफ है अपने बिहाफ पे, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेटर है उसको असल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, लेकिन ये जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स है ये उनके बिहाफ पे सारी इंफॉर्मेशन अपनी लोकेलिटी में कलेक्ट करते हैं और फिर वो डेटा सेंटर में वो ड्रॉप करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन। और ये मेथड जो है ये अडॉप्ट करते हैं न्यूज़पेपर वाले, जैसे कि मैंने बोला, और गवर्नमेंट एजेंसी वाले जितने भी है वो भी ये करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको पता होगा जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सीएसओ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पे सारा सेंसस वेंसस सारा जो ये कलेक्ट होता है, उनका जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट है, यानी इनके लिए जो ये डेटा कलेक्ट करके देता है वो है एनएसएसओ। अभी इसके बारे में भी हम देखेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इन्हीं के जरिए ये हम क्या करते हैं, ये कॉरेस्पॉन्डेंट के जरिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अब ये डेटा क्या है, ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, ठीक है, और इसमें टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कंटिन्यूअस बेसिस पे, क्योंकि ये इसमें कौन इन्वॉल्व है, कॉरेस्पॉन्डेंस। जो कॉरेस्पॉन्डेंट होता है उसको अपने एरिया में 24 घंटे नजर रहती है, इसलिए इसमें क्या होता है काम, वो इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर देता है डेटा सेंटर्स को। लेकिन इसमें भी एक चीज प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डेंट होता है, वो अपने जो वहां पे उसके सारे जान पहचान के होते हैं, तो यहाँ पे पर्सनल बायस होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये इसकी लिमिटेशन है, इस मेथड की ये लिमिटेशन है। अब एक और मेथड है उसको बोला जाता है इन्यूमरेशन मेथड। इन्यूमरेशन मेथड क्या होता है काम, हम ट्रेन्ड इंटरव्यूअर्स को करते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको वो शेड्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, वो खुद शेड्यूल्स बनाते हैं, यानी सीरीज ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो कांटेक्ट करते हैं उनको, जिनको लेट्स सपोज रेस्पोंडेंट्स को वो कांटेक्ट करते हैं, उनसे रिप्लाई मांगते हैं और वो खुद अपनी हैंडराइटिंग में उसको लिखते हैं, ठीक है।
और ये जो इन्यूमरेटर, इनको बोलते हैं इन्यूमरेटर्स, जो ये इंटरव्यू करते हैं, फिर क्वेश्चंस पूछने के बाद जो भी आंसर मिलेगा वो अपनी हैंडराइटिंग में लिखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास राशन कार्ड की इंफॉर्मेशन के लिए लोग आते हैं, जो भी वो टीम आता है, घर हर घर में आता है, वो भी हमारे पास इन्यूमरेशन मेथड ही होता है। क्यों? क्योंकि वो इंटरव्यूअर खुद आता है और फिर हमारा आंसर खुद अपनी हैंडराइटिंग में कॉपी पे लिखता है। और वोटर्स लिस्ट की प्रिपरेशन जो है वो भी यही करता है। और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो कॉरेस्पॉन्डेंट था किसका, अभी हमने देखा, वो कॉरेस्पॉन्डेंट है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो भी इन्यूमरेशन मेथड को फॉलो करता है। अब इसके बाद, और ये जो इन्यूमरेशन मेथड है ये किन के लिए जरूरी है, इसकी सक्सेस क्या है, देखिए इसमें क्या है। इसमें इंटरव्यूअर क्या काम करता है, वो अपनी हैंडराइटिंग में क्वेश्चंस पूछता है, वो उनसे फिर क्वेश्चंस आंसर्स लेता है, लेकिन उसको अपनी हैंडराइटिंग में लिखता है। इसका मतलब जो लोग इलिटरेट है, जो लिख नहीं पाते होंगे क्वेश्चनरी को, वो इनके लिए सक्सेस मेथड है, इनके लिए सक्सेसफुल मेथड है। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंडरी डेटा है, मैंने बोला सेकेंडरी डेटा क्या होता है। अब सेकेंडरी डेटा आपको बेटा कहां से मिल जाएगा? सेकेंडरी डेटा आपको दो चीजों से मिलता है, या तो पब्लिश्ड सोर्सेज से या तो अनपब्लिश्ड सोर्सेज से। जैसे पब्लिश्ड सोर्सेज मिसाल क्या क्या है, जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होगी, उसमें आता है आपका आरबीआई बुलेटिन आता है, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया बाय सीएसओ आता है, इसी तरह बहुत सारे आपके पास पब्लिकेशन, जितनी भी गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, अगर आप वहां से डेटा लाओगे वो आपका आएगा सेकेंडरी। इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, जैसे मिसाल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिकेशन होती है, वर्ल्ड बैंक की है, यूएनओ है, अगर आप वहां से डेटा लाओगे वो आपका सेकेंडरी डेटा होगा। और जैसे कुछ जर्नल्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, या कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आईसीएमआर, आईसीएआर होता है, अगर आप वहां से डेटा कलेक्ट करोगे वो आपका सेकेंडरी डेटा होगा। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो आप जो पब्लिश नहीं होते, अगर आपने वहां से भी डेटा लाया, लेट्स सपोज ऑफिस है कोई, उस ऑफिस में कोई फाइल पड़ी हुई है, अगर आपने वहां से कलेक्ट किया डेटा, वो भी आपका सेकेंडरी डेटा ही होगा, लेकिन आपने कहां से उसको कलेक्ट किया? आपने उसको किया अनपब्लिश डेटा से, क्योंकि वो पब्लिश अभी नहीं हुआ था। अब इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में कंपैरिजन क्या हो सकता है, इसके बारे में किसी को कंफ्यूजन है? सबसे पहला चीज, प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसको हम पहली बार कलेक्ट करते हैं, लेकिन सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो ऑलरेडी मतलब जो प्राइमरी डेटा से बनाते हैं हम, जिसको हम कंपाइल करते हैं, ऑलरेडी जो कलेक्ट किया होता है, फिर हम उसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम सेकेंडरी डेटा को खुद जाके ओरिजिनल कैरेक्टर से, हम जहां से वो बिलोंग करता है ओरिजिनली डेटा, उसको हम खुद कलेक्ट नहीं करते हैं। ऑलरेडी जिसने वो डेटा कलेक्ट किया होता है, हम उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द इन्वेस्टिगेटर। यहाँ पे क्या करते हैं काम, यहाँ पे डायरेक्टली वो कलेक्ट नहीं करते हैं, मैंने बोला यहाँ पे क्या किया जाता है काम, जिन्होंने वो ऑलरेडी कलेक्ट किया होता है, फिर उन्हीं को लिया जाता है, उसी डेटा को लिया जाता है। एक और चीज, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में कॉस्ट ज्यादा लगता है, क्योंकि उसको सर्वे करनी है, एक्सपेरिमेंट्स करने, ऑब्जर्वेशंस करना, उसको टाइम लगेगा। लेकिन सेकेंडरी डेटा में कॉस्ट कम लगेगा, क्यों? इसमें आप एक फाइल चाहिए, उसी में सारा कुछ, सारा डेटा अवेलेबल होता है। अब टाइम भी चाहिए इसके लिए, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन सेकेंडरी को कलेक्ट करने के लिए टाइम कम चाहिए। अब पर प्राइमरी में पर्सनल बायसिंग के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, कैसे? क्योंकि जब आप खुद जाओगे, लेट सपोज अगर कोई बंदा किसी का रिश्तेदार होगा और आपको लेट सपोज इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, इकोनॉमिक, आपको इकोनॉमी सर्वे करनी है, तो लेट सपोज अगर कोई स्कीम विकीम देनी होगी गवर्नमेंट को, तो वो बंदा बोलेगा उसको कि अब ये मेरा रिश्तेदार है, तो चलिए इसकी इकोनॉमी कम लिख लेते हैं। हालांकि अगर उसकी इकोनॉमी ज्यादा भी हुई तो वो उसकी इकोनॉमी क्या लिखेगा? कम, ताकि वो उस स्कीम के लिए क्वालिफाई हो जाए। तो यहाँ पे पर्सनल बायस के चांसेस रहते हैं। मगर सेकेंडरी डेटा में, क्योंकि आपके पास डेटा किसी और ने कलेक्ट किया होता है, उसको पता भी नहीं होती है किसका डेटा है, ठीक है, वो जब डेटा देखता है उसको पर्सनल बायसिंग का कोई चांस नहीं रहता है। तो ये आज का टॉपिक हमने पढ़ा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। और हमने फिर देखा मेथड्स, कौन कौन मेथड है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के और सेकेंडरी डेटा को
कलेक्ट करने के। तो सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए अनपब्लिश्ड सोर्सेज और पब्लिश्ड सोर्स है, और प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड के बाद इनडायरेक्ट मेथड है, उसके बाद क्वेश्चनरी मेथड है, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड है और इन्यूमरेशन मेथड है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। हम नेक्स्ट टॉपिक में टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा को स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।